Hello everyone, welcome to Shivi Studyship. In last video we have already discussed about Babur, Humayun and Akbar, and in this video we are going to study about Jahangir and his son Shah Jahan. So let's start with our part number of 35th. तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइमलाइन ऑफ जहांगीर। तो अगर हम जहांगीर की टाइमलाइन की बात करें तो उसकी जो टाइमलाइन है वो 1605 से 27 तक की है और ही वॉज सन ऑफ अकबर, है ना। हम सलीम के नाम से इनको जानते थे। केम टू द थ्रोन आफ्टर अकबर्स डेथ इन 1605। तो जैसे कि हम सबको पता है कि अकबर की डेथ के बाद जो थ्रोन था वो अब जहांगीर के पास आने वाला था। और जैसे ही इनको थ्रोन इनको मिला 1605 में अकबर की डेथ के बाद, तो इन्होंने 12 नए ऑर्डिनेंस, मतलब जो 12 नए नियम थे, उनको इशू कर दिया आते ही। कि काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, किस चीज़ के लिए जाने जाते थे, अपने स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अबाउट जस्टिस। ठीक है, कि मतलब मानते थे कि जो इनका इनका जो इंसाफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। और इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था, जंजीर अदल, सॉरी, ठीक है। इसको चेन ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया था, आगरा के फोर्ट में किया था, उन लोगों के लिए जो रॉयल जस्टिस की तलाश में है, मतलब जिनको रॉयल जस्टिस चाहिए तो वो यहाँ आगरा फोर्ट पर आओ है, और जो जहांगीर है वो उनके साथ इंसाफ करेंगे। 1611 में क्या होता है, जो जहांगीर है वो जो शादी कर लेते हैं वो किससे, मेहरुनिसा से। ठीक है। और ये कौन होती है, ये विडो होती है शेर अफगान की। शेर अफगान कौन होते हैं, एक पर्शियन नोबल मैन होता है बंगाल का। ठीक है। तो शादी किससे करते हैं, ये मेहरुनिसा से करते हैं, जो कि विडो होती है शेर अफगान की। और शेर अफगान कौन होते हैं, एक पर्शियन नोबल मैन होते हैं बंगाल के। अब बाद में क्या होता है, जो मेहरुनिसा होती है, इनको ना ये एक टाइटल दे देते हैं, उस टाइटल का नाम होता है नूर जहाँ। ठीक है। नूर जहाँ होता है, तो बाद में जो मेहरुनिसा होती है वो नूर जहाँ के नाम से जानी जाती है। तो नूर जहाँ का कहते हैं कि मतलब इनका ना जो स्टेट्स अफेयर होते थे, कि काफ़ी चलती थी इनकी। ठीक है। नूर जहाँ की स्टेट्स अफेयर्स के ऊपर। और इसीलिए इनको ऑफिशियली क्या बोलते थे, पातशाह बेगम। उस समय जो ये जो पातशाह बेगम की जो उपाधि थी, मतलब इस तरह की जो पोजीशन थी, ये उनको दी जाती थी, कि मतलब जो कि उस राज्य में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल लेडी है। ठीक है। या फिर जो रूलर है उसमें जो भी उसकी वाइफ जो सबसे ज़्यादा मतलब जिसकी चलती है, एक स्ट्रॉन्ग, मतलब कह सकते हैं ना कि एक सबसे ज़्यादा जो पर्सनैलिटी होती है जिसको काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, तो उस तरह से ही जो किंग होता था उसकी जो वाइफ होती थी जिसको वो सबसे ज़्यादा मानता था, उसका नाम उसको मतलब ऑफिशियली पातशाह बेगम इस तरह से बोला जाता था। आगे देखते हैं। जो जहांगीर होता है वो कॉइन इशू करता है। ठीक है। और उसमें वो क्या करता है, नूर जहाँ के साथ साथ अपना नाम भी। ठीक है। जो कॉइन होता है उसमें नूर जहाँ और जहांगीर दोनों का नाम होता है। तो जहांगीर होता है, ऐसा नहीं कि वो बस एक ही शादी करता है नूर जहाँ से, उसकी और भी बहुत सारी वाइफ होती है, जैसे कि मनमती, जगत गोसाई और जोधाबाई। जो जोधाबाई थी वो मारवाड़ की प्रिंसेस थी, कच्छवा प्रिंसेस। ठीक है। इन 1608 जो कैप्टन विलियम हॉकिंस होते हैं, वो एक रिप्रेजेंटेटिव बन के आते हैं किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के, जहांगीर के कोर्ट में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी बार पूछी भी जा चुकी है, कि 1608 में जो कैप्टन विलियम हॉकिंस होते हैं, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ही केम टू जहांगीर कोर्ट। ठीक है। ही वॉज गिवन द मनसब ऑफ 400। ठीक है। तो ये जो मनसबदारी सिस्टम था, ये किसने स्टार्ट किया था, ये अकबर ने स्टार्ट किया था। तो जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, इनको मनसब दिया जाता है 400 मनसब। ठीक है। तो जो मनसब होता है ये एक तरह की रैंक होती थी, और कहता है ये रैंक ना 7,000 तक चलती थी, मतलब कि जैसे कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, तो इस तरह से पूरा 7,000 तक जाती थी। तो आप सोचो कि मतलब जो रैंक 7,000 तक जा रही है, कि मतलब सबसे जो पावरफुल है वो फर्स्ट पोजीशन वाला है, फिर उसके सेकंड नंबर वाला, फिर थर्ड नंबर वाला, और लास्ट में 7,000। तो 400 वाला मतलब कितना पावरफुल होता होगा। मनसब में क्या होता था, एक रैंक दी जाती थी, और उस रैंक के अकॉर्डिंग उनको क्या दिए जाते थे, कि जो घोड़े होते हैं या फिर जो आर्मी होती है उस हिसाब से उनको, मतलब जितनी अच्छी रैंक है आपको उतनी अच्छी जो कैवलरी है वो दी जाएगी। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस को जो जहांगीर होता है वो 400 मनसब दे देता है। ठीक है। फिर 1615 में कौन आता है, सर थॉमस रॉय आता है। ये एम्बेसडर होता है किसका, किंग जेम्स का, जो कि इंग्लैंड के किंग होते हैं। वो भी जहांगीर के कोर्ट में आते हैं। इनिशियली जहांगीर रजिस्टर्ड, लेटर ऑन ही ग्रांटेड परमिशन टू इंग्लिश टू एस्टैब्लिश अ ट्रेडिंग पोर्ट एट सूरत। अब क्या होता है, शुरू में जो जहांगीर होता है वो थोड़ा रजिस्ट करता है, मनाही करता रहता है, कि मतलब परमिशन नहीं देता वो उनको। लेकिन बाद में क्या होता है, वो जो थॉमस रो होता है उनको परमिशन दे देते हैं, और वो अपना एक ट्रेडिंग सेंटर लगा लेते हैं, कहाँ पर, सूरत में। ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्या होता है,
जो जहांगीर होता है उसको एक काफ़ी सक्सेसफुल, हम कह सकते हैं कि एक जीत मिलती है। क्यों मिलती, मतलब कौन सी जीत होती है वो उनकी? सबमिशन ऑफ राजा अमर सिंह ऑफ मेवाड़। जहांगीर कैप्चर द स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ कांगड़ा इन 1620। अ पार्ट ऑफ अहमदनगर वॉज ऑल्सो एनेक्स्ड। कि मतलब अब जहांगीर को एक के बाद एक जो जगह थी वो उनको कैप्चर करता जा रहा था और उसे मुगल एम्पायर में मिलाता जा रहा था। तो राणा अमर सिंह जो मेवाड़ के थे, वो 1615 में इन्होंने उनकी जो प्रोविंस था उसको कैप्चर कर लिया था। उसके बाद इन्होंने जो कांगड़ा का एक काफ़ी हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्ट था, उसको भी 1620 में कैप्चर कर लिया था। बाद में अहमदनगर को भी कैप्चर कर लिया था। मलिक अंबर सीडेड बैक टू मुगल द टेरिटरी ऑफ बालाघाट। अब जब मतलब दिख रहा था कि हाँ भाई जहांगीर है वो सब चीज़ें कैप्चर करता जा रहा है, तो जो मलिक अंबर होता है वो क्या करता है, उसके पास जो भी वो चीज़ें उसने पहले मुगल से छीनी होती है अब उनको वापस से मुगलों को ही वापस कर देता है, ये सब चीज़ें देख के कि भाई एक ना एक दिन तो मेरा नंबर भी आएगा और मुझसे सब छीन लिया जाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं पहले से ही गिव अप कर दूँ। His region was marked by several revolts. His son Khusro, who received patronage of fifth Sikh Guru अर्जुन देव। अब क्या होता है, ये अपने टाइम में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ता है। एक बेटा होता है, मतलब बेटे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम पढ़ेंगे अकबर जो खुसरो था उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो खुसरो था ये जो जो फिफ्थ सिख गुरु थे अर्जुन देव, इनको मानते थे, क्योंकि जो गुरु अर्जुन देव थे उन्होंने इनको सपोर्ट किया था। हुआ क्या था कि जो अकबर था वो, जो जहांगीर था वो जहांगीर को अपने बेटे को इतना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ये जो होता है मतलब नशे की हालत में रहते थे। जो बुरी आदतें थी, वो मतलब जो बेकार की चीज़ें थी उन्होंने ना उनको अपनी आदत बना लिया था कि वो हमेशा नशे में पड़े रहते थे। तो इसीलिए जो अकबर था वो कभी नहीं चाहता था कि जो अगला जो रूलर है वो उसका जो बेटा जहांगीर है वो बने। वो चाहते थे कि जो उनका ग्रैंड सन है खुसरो, है ना, वो उसको अगला रूलर बना के जाए। लेकिन ना जहांगीर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो जो जहांगीर होता है वो अकबर की डेथ के बाद खुसरो को क्या कर लेता है, नज़रबंद कर लेता है किले के अंदर। लेकिन कैसे ना कैसे करके जो खुसरो होता है ना वो वहाँ से भाग निकलता है। और उसकी हेल्प कौन करते हैं, जब मतलब जो खुसरो होता है वो वहाँ से भाग निकलता है, तो उसके बाद उनकी हेल्प करते हैं गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव के पास जो खुसरो होता है वो कुछ टाइम के लिए रुकते हैं और गुरु अर्जुन देव उन्हें कुछ पैसे भी देते हैं, मतलब उनकी फाइनेंशियली भी उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है, कि जाओ और जहांगीर के खिलाफ लड़ो। क्योंकि सबको पता था कि मतलब जितना, क्योंकि जो जहांगीर था ना काफ़ी ऑर्थोडॉक्स नेचर का था। ये जो उस समय के जो इस्लामिक जो लोग थे काजी वगैरह थे वो थोड़ा जहांगीर को भड़का के रखते हैं कि अकबर ने काफ़ी ज़्यादा सेक्युलर पॉलिसी को बढ़ावा दिया है, लेकिन हमें ना ये सब चीज़ें ख़त्म करनी है वरना ना हमारे धर्म पर भारी पड़ जाएंगी ये सब चीज़ें। तो उन्होंने जहांगीर को अपनी साइड कर लिया था। लेकिन जो गुरु अर्जुन देव थे और जो बाकी और जो कुछ लोग थे उनको पता था कि जो खुसरो है वो एक अच्छा रूलर बन के सामने आ सकता है एज़ कम्पेयर टू जहांगीर। लेकिन जहांगीर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब अर्जुन देव वॉज लेटर सेंटेंस टू डेथ फॉर हिज ब्लेसिंग टू द रेबल प्रिंस 1606। ड्यूरिंग हिज लास्ट पीरियड खुर्रम शाहजहाँ सन ऑफ जहांगीर एंड महावत खान मिलिट्री जनरल ऑफ जहांगीर ऑल्सो रिवोल्टेड। ठीक है, अब होता क्या है कि बाद में जो गुरु अर्जुन देव होते हैं उनको भी जो जहांगीर होता है वो मरवा देता है, और जो खुसरो होता है उसको वो अंधा करवा देते हैं, है ना, अपने ही बेटे को वो अंधा करवा देता है। और फिर बाद में क्या होता है, जो खुर्रम होता है जिसे हम शाहजहाँ के नाम से जानते हैं, ये भी जहांगीर का ही बेटा होता है ना। ये क्या होता है, ये एक नया रूलर बन के हमारे सामने आएगा। और बाद में फिर जो शाहजहाँ होता है और महावत खान होता है, दोनों ही मिलिट्री जनरल होते हैं ये जहांगीर के उस समय। तो इन दोनों के बीच में भी रिवॉल्ट होता है अगला रूलर बनने के लिए। अब जो जहांगीर था उसको लिखने का बड़ा शौक था, तो इसने क्या लिखा था, तुजुके जहांगीरी लिखा था पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। मरने के बाद जो उनको परेड किया था वो लाहौर में ही किया था। अब तक हमने पढ़ा था कि सबको कहा, सबको इंडिया के अंदर ही परेड किया जा रहा है, बस एक बाबर ऐसा था जिसको काबुल ले जाया गया था वापस से। अब हम पढ़ते हैं शाहजहाँ के बारे में। अब जब जहांगीर की डेथ हो गई उसके बाद शाहजहाँ का टाइम पीरियड आता है 1628 से 58। इनकी मदर का नाम था जगत गोसाई जोधाबाई, जो डॉटर थी किसकी, राजा जगत सिंह की। शाहजहाँ असेंडेड द थ्रोन इन 1628 आफ्टर हिज फादर डेथ। तो अपनी फादर की डेथ के बाद इनको थ्रोन मिल गया था 1628 में। ये जाने जाते थे अपनी डेक्कन और फॉरेन जो पॉलिसीज़ थी उसके लिए, क्योंकि डेक्कन का जो एरिया था वहाँ पर उन्होंने काफ़ी हद तक उसको अपने एम्पायर में मिक्स कर लिया था, और जिनकी फॉरेन पॉलिसीज़ थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। द फर्स्ट थिंग दैट ही हैड टू फेस वॉज रिवॉल्ट इन बुंदेलखंड। तो जो पहला सबसे बड़ा जो रिवॉल्ट इन्होंने जो देखा वो कहाँ से, बुंदेलखंड से, जहाँ पर कौन थे, झज्जर सिंह बुंदेला ऑफ ओरछा, ठीक है, और दूसरा डेक्कन, और दोनों ही ये जीत गए थे। 3 years after his accession,
His beloved wife मुमताज महल डाइड इन 1631। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं जो इनकी वाइफ के बारे में। तो 3 साल बाद ही क्या होता है, इनकी जो वाइफ होती है मुमताज महल, उनकी डेथ हो जाती है। जिनका ओरिजिनल नाम क्या था, क्या ये आरजूमंद बानो बेगम, ठीक है ना, तो ये था। इन 1631 में इनकी डेथ हो जाती है। और उन्हीं की याद में जो शाहजहाँ होता है वो क्या बनवाता है, ताजमहल बनवाता है आगरा में, ठीक है। 1631 से 32 के बीच में ये पुर्तगीज को भी डिफीट करते हैं। इन एडिशन टू जहांगीर एम्पायर, ये अब क्या करते हैं, जो जहांगीर का जो इन्हें एम्पायर मिला था शाहजहाँ को बना बनाया, उसमें अब ये निज़ाम शाही जो डायनेस्टी होती है अहमदनगर की, उसको भी अपने कंट्रोल में ले आते हैं, उसको भी उसी एम्पायर में मिला देते हैं। साथ में जो डेक्कन के सुल्तान होते हैं बीजापुर गोलकोंडा है ना, उन सबको भी अपने एम्पायर में मिला लेते हैं। ये अपनी आर्मी को बलक भी भेजते हैं इन ऑर्डर टू सिक्योर द डिफेंस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। जिससे कि जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, क्योंकि उस समय ना एक जो इंडिया में अगर एंट्री करनी है किसी बाहर से किसी को, तो सबसे जो इजी रास्ता होता था ना, वो नॉर्थ वेस्ट साइड का ही होता था। उधर से ही इजीली कोई भी इंडिया में एंट्री कर सकता था। तो सबसे पहले जो शाहजहाँ होता है वो ना उसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। Shahjahan, who had recovered Kandahar in 1638 from the Iranian lost it gained in 1647, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि जो एक अफगान वाला जो रीजन होता है कंधार, वो इरानियंस ना इनसे छीन लेते हैं 1638 में। लेकिन वापस से जो शाहजहाँ होता है वो कैंपेन चलाता है और वापस से उस जगह को अपने अंडर कर लेता है, अफगानिस्तान वाली को, ठीक है। किसकी हेल्प से, जो इनके बेटे होते हैं मुराद, औरंगजेब और दारा, ठीक है, इनकी हेल्प से वापस से वो उस जगह को ले लेते हैं। जो शाहजहाँ होता है वो डिस्क्राइब उसकी जो टाइम का जो उसका जो टाइम था, उसमें ना जो फ्रेंच ट्रैवलर भी आए थे कुछ, जिनका नाम क्या था, बर्नियर था और तेवर्नियर, और जो इटालियन ट्रैवलर थे उनका नाम क्या था, निकोली मनुची और पीटर मुंदई, ठीक है। तो ये कुछ थे। जो पीटर मुंदई था, इन्होंने ना उस समय कोई जो फेमाइन हुआ था, सूखा वूखा पड़ा था, है ना, उसके बारे में भी बताया कि शाहजहाँ के टाइम में किस तरह से, मतलब उन्होंने अच्छे से उस चीज़ को डिफाइन करके बताया। जो शाहजहाँ है इज सेड टू हैव मार्क द पेनिकल ऑफ द मुगल डायनेस्टी एंड एम्पायर। तो कहते हैं कि शाहजहाँ के टाइम में काफ़ी बुलंदियों पर पहुंच गई थी मुगल डायनेस्टी, और सबसे ज़्यादा तो आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर में, क्योंकि इनके टाइम में बहुत ही अच्छी अच्छी जो बिल्डिंग्स वगैरह थी इन्होंने बनाई थी, जैसे कि रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ताजमहल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें शाहजहाँ के टाइम की देखने के लिए मिलती है। काफ़ी ज़्यादा मैग्निफिशेंट स्ट्रक्चर थे ये। शाहजहाँ फॉलोइंग हेल्प सेट ऑफ द वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज फोर सन इन 1657। जैसे कि हर बार की कहानी थी कि जब भी कोई जो रूलर था वो जैसे ही उसकी तबीयत खराब होती थी या उसका, हमें लगता था कि उसका टाइम नज़दीक आ रहा है, तो जो उसके बेटे होते थे या जो नॉबल्स होते थे उनमें एज यूजुअल झगड़ा शुरू हो जाता था। इनके 4 बेटे थे, चारों में जंग छिड़ गई। औरंगजेब इमर्ज द विक्टर हु क्राउन हिमसेल्फ इन जुलाई 1658। और सबको पता है कि शाहजहाँ के बाद फिर अगला रूलर कौन बनता है, औरंगजेब। शाहजहाँ को अब क्या करता है, जो औरंगजेब होता है वो उसको इम्प्रिजन कर देता है, ठीक है, जेल में डाल देता है आगरा फोर्ट में। और जहाँ पर शाहजहाँ की डेथ हो जाती है 1666 में, और फिर उसके बाद उनको परेड कर दिया जाता है ताज आगरा, ठीक है ना। कहते हैं कि मतलब आगरा का जो ताजमहल है उसी के पीछे या उसके अंदर उनको वहाँ पर दफना दिया गया था। कौन कौन सी जो फेमस वॉर हुई थी वो देखते हैं शाहजहाँ के टाइम पे। वॉर ऑफ बहादुरपुर, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, दारा और शाह सूजा ने इस वॉर को लीड किया था। दूसरी वॉर होती है वॉर ऑफ धारमत नियर 1658, ठीक है। इस वॉर में क्या हुआ था, जो दारा, मतलब जो अभी क्या हुआ था वॉर ऑफ सक्सेशन किस किस के बीच में चल रहा था, दारा और शाह सूजा, ठीक है। तो मतलब ये कुछ वॉर थी कि जब जो शाहजहाँ था, जब उसकी डेथ होने वाली थी, या मतलब वो सॉरी डेथ होने वाली नहीं थी, जब वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया था, तो इन भाइयों में क्या हुआ था, झगड़ा होना शुरू हो गया था। तो इन्होंने भी ना अपनी ना टीम बना ली थी, ठीक है। तो जिसकी तरफ भी इनको फ़ायदा लगता था, है ना, 4 भाई थे ना ये, तो जैसे जैसे इनको फ़ायदा लगता था कि हाँ अगर मैं इसकी टीम में रहूँगा तो शायद मेरे रूलर बनने की ज़्यादा चांसेस है, तो ये अपनी उस तरह से अपनी टीम ना चेंज करते रहते थे। तो जो पहला वॉर ऑफ सक्सेशन होता है इनके बीच में, वो कौन सी जगह पर होता है, बनारस के पास बहादुरपुर में। कब हुआ था, 1658 में। ये कब किसके बीच में हुआ था, दारा और जो शाह सूजा था उसके बीच में हुआ था। दूसरी वॉर होती है धर्मात में, जो कि उज्जैन के पास है, ये 1658 में। इसमें जो दारा था वो एक साइड था और औरंगजेब और मुराद दोनों मिले हुए थे। उसके बाद क्या होता है, वॉर ऑफ सुमूगढ़, ये आगरा के पास हुआ था 1658 में। इसमें भी सेम वही था कि दारा के खिलाफ कौन कौन लड़ा था, औरंगजेब और मुराद। वॉर ऑफ खजुआ नियर इलाहाबाद,
ये भी 1658 में हुआ था। और इसमें ये फाइट किसके बीच में हुई थी, औरंगजेब और जो शाह सूजा था, ठीक है। फिर लास्ट वॉर होती है वॉर ऑफ देबरॉय, ठीक है ना, दियोराय सॉरी, है ना। इसमें क्या होता है कि 1659 में हुई थी और ये किसके बीच में हुई थी, औरंगजेब और दारा के बीच में हुई थी। अब हम देखते हैं औरंगजेब, क्योंकि सबको पता है जीता कौन था, औरंगजेब ही जीता था। तो औरंगजेब की जो टाइमलाइन है वो है 1658 से 1707। औरंगजेब डिफीटेड दारा एट धारमात इन 1658, ठीक है। तो औरंगजेब ने डिफीट किया था दारा को धारमात में भी, उसके बाद सुमूगढ़ में भी, और फिर जो देराय था वहाँ पर भी किया था, ठीक है। और काफ़ी बड़ी इनकी एक जीत हुई थी औरंगजेब की। विक्ट्री के बाद क्या हुआ था, जो औरंगजेब था वो दिल्ली का क्या जो रूलर बन जाता है और एक टाइटल लेता है आलमगीर। और कम से कम 50 सालों तक वो वहाँ पर रूल करता है जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है, ठीक है। अहमदनगर में डेथ होती है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 23 ईयर्स ऑफ द रूल, औरंगजेब कंसंट्रेटेड ऑन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो कम से कम शुरुआती जो 23 साल थे इनका जो रूलिंग टाइम था, उसमें जो इनका सारा कंसंट्रेशन था वो नॉर्थ इंडिया की तरफ था, क्योंकि मैंने कहा सबसे ज़्यादा जो एक खतरा लगता था तो वो नॉर्थ इंडिया की साइड से लगता था, वेस्टर्न जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड थी वहीं से लगता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड द मराठा अंडर शिवाजी रोज टू पावर एंड वर अ फोर्स टू रिकॉन विद। तो इस समय जो औरंगजेब के सामने जो एक पावरफुल पावर जो दिखाई देती है वो कौन सी थी, मराठा की थी। मराठा किसके को कौन लीड कर रहा था, जो शिवाजी थे। तो शिवाजी अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर थे, उनकी अपनी एक फोर्स भी थी जिन्होंने एक बहुत बड़ी जो कड़ी टक्कर दी थी मुगलों को। औरंगजेब कैप्चर्ड गुरु तेग बहादुर। जो औरंगजेब था उन्होंने जो गुरु तेग बहादुर थे उनको कैप्चर कर लिया था। और गुरु तेग बहादुर कौन थे, ये 9th गुरु थे जो सिखों के। 1675 में इनको कैप्चर कर लिया था एंड एग्जीक्यूटेड हिम व्हेन ही रिफ्यूज टू एम्बेरस इस्लाम। और क्या हुआ था, इन्होंने इनको फोर्सफुली कहा था कि आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको मार देंगे। द 10th एंड द लास्ट सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह, जो सन होते हैं किसके, गुरु तेग बहादुर के, है ना। भाई जो अब जो गुरु तेग बहादुर था उनको तो उन्होंने मार दिया था। अब जो उनका बेटा था गुरु गोविंद सिंह, है ना, वो क्या करते हैं, वो लास्ट सिख गुरु होते हैं 10th नंबर के। वो एक कम्युनिटी बनाते हैं, कम्युनिटी ऑफ वॉरियर, जिसको वो क्या नाम देते हैं, खालसा। और वो ऐसी कम्युनिटी होती है जो मुस्लिम्स के खिलाफ लड़ती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ का बदला ले रहे थे, जो पहले था वो गुरु अर्जुन देव को मार दिया था, अब यहाँ गुरु तेग बहादुर को मार दिया था। तो वो जो चीज़ें हुई थी उसकी वजह से मतलब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। गुरु गोविंद सिंह वॉज हाउ एवर असाइनेटेड इन 1708 बाय अफगान एट नांदर इन दक्कन, ठीक है। अब होता क्या है कि जो गुरु गोविंद सिंह होते हैं उनकी भी हत्या कर दी जाती है 1708 में, जो अफगान होते हैं कहाँ पर, डेक्कन में। बंदा बहादुर कौन होते हैं, एक बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड डिसिपल होते हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट होते हैं हम कह सकते हैं गुरु गोविंद सिंह के, जो इस वॉर को आगे कंटिन्यू रखते हैं मुगल्स के खिलाफ, ठीक है। जो बंदा बहादुर होते हैं, जो ओरिजिनल नेम होता है बंदा बहादुर का वो होता है लक्ष्मण देव। और आफ्टर बिकमिंग अ संत ही वॉज नेम्ड माधोदास। और जब वो संत बन जाते हैं तो उनका जो नाम होता है वो माधोदास पड़ जाता है। फाइनली ही वॉज नेम्ड बंदा बहादुर बाय गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। और जो उनका नाम था, जो गुरु गोविंद सिंह ने उनका नाम दिया था वो उनका बंदा बहादुर नाम था। अब हम रिवॉल्ट देखेंगे कि औरंगजेब के टाइम पर कौन कौन सी रिवॉल्ट हुई थी। नॉर्थ इंडिया की रिवॉल्ट है ये। पहली है जो जाट, ठीक है। जो रिवॉल्ट हुई थी जाट के साथ हुई थी 1669 में। लीडर कौन कौन थे, गोकुला, राजा राम और चूड़ामन, ठीक है। और ये इसके कॉजेज क्या थे, जो एग्रेरियन पॉलिसी थी वही था कि ये अपने हिसाब से टैक्स को बहुत ज़्यादा कर दिया करते थे। तो जब भी इस तरह से कोई टैक्स वगैरह बढ़ाते थे तो रिवॉल्ट देखने के लिए मिलती थी। दूसरा है बुंदेला, ये 1671 में हुई थी। चंपत राय इसके लीडर थे और छत्रसाल। ये किस वजह से हुई थी, पॉलिटिकल और रिलीजियस मैटर्स की वजह से। उसके बाद है सतनामी, 1673 में हुई थी। ये फॉलोअर्स थे सतनामी सेक्ट के। और इसमें क्या हुआ था, रिलीजियस सप्रेशन। जो सतनामी सेक्ट है इसके अंदर कौन लोग, देखो जब अकबर का टाइम था, शाहजहाँ का टाइम था, उस टाइम पे आर्ट की, है ना, म्यूज़िक की, इन सब की ना बहुत ज़्यादा वैल्यू थी और बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। लेकिन औरंगज़ेब के टाइम पे इन सब चीज़ों को बिल्कुल हटा दिया था, बैन कर दिया था। तो कहीं ना कहीं जो आर्टिशियंस थे, है ना, बाकी जो छोटे मोटे और जो लोग काम करते थे और जो अनटचेबल्स थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उसी वजह से यहाँ पर क्या कौन सी रिवॉल्ट देखी जाती है, सतनामी रिवॉल्ट देखी जाती है औरंगज़ेब के खिलाफ। लास्ट है सिख, ये 1675 में हुई थी, गुरु तेग बहादुर ने किया था। और गुरु गोविंद सिंह, जो बताया भी मैंने, वो खालसा करके एक कम्युनिटी बनाती है वॉरियर्स की, मुस्लिम्स के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये भी एक रिलीजियस मैटर था। तो ये सारे जो रिवॉल्ट है वो हमें अकबर के वो सॉरी औरंगज़ेब के टाइम पे देखने के लिए मिलती है। तो इस लेक्चर में इतना ही।
थैंक यू।